हेलो, मैं महेश कोहली सेंसर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये क्या माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में? 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय। सबसे पहला ऑप्शन से आपका संक्रमण काल, दूसरा है राजपूत काल, तीसरा भारत पर तुर्कों का आक्रमण का काल, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, राजपूत काल। चलिए तो इसके डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, राजपूत शब्द संस्कृति के राजपुत्र का अपभ्रंश है। ठीक है, क्या है राजपूत शब्द? संस्कृति के राजपुत्र का अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, तो राजपुत्र से राजपूत बन गया है। ठीक है, सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो राजपूत मतलब क्या हो गया? राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या होने लगा कि राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा था। और एजेंट टोड, इसका नाम याद रखना है। ठीक है, एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत का काल कहा है। यदि ये क्वेश्चन आए कि 12वीं शताब्दी के इतिहास मतलब कि उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत का काल किसने कहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो एजेंट टोड ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। ठीक है, यही आंसर सही होगा। ये जो तीन ऑप्शन है चर्च, दयाराम, राज साहनी, ये सब गलत है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। वो कहाँ के राजा थे? तो वो सिंध के राजा थे, इसलिए सिंधी हो गए। ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण, तो सिंधी ब्राह्मण। इसका वंश कौन था? तो ये सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 712 में किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था राजा दाहिर पर। ठीक है, यदि आप इससे संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में मध्यकालीन भारत का सीरीज है, उसमें देख सकते हैं इस्लाम धर्म का वीडियो। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत पर, अरब आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, उससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर सेन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। तो 712 में किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, ये कहाँ का था? तो इराक का था। उसमें इराक का ये कौन था प्रांतपति? तो अल हज्जाज था। ठीक है, और खलीफा कौन था? तो अल वलीद खलीफा था उस समय का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा। 663 से 712 तक क्यों रहा? क्योंकि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम के साथ दाहिर का सामना होता है, ठीक है, तो वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ होता है? तो राजौर में होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मयद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, परंतु वो हार गए और 712 में सिंधु नदी के किनारे उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करते हुए सिंधु नदी के किनारे क्या हो जाता है? राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और दाहिर की जो पत्नी थी वो क्या कर लेती है? वो जौहर व्रत का पालन करते हुए अपने आप को अग्निकुंड में समाहित कर लेती है। और जौहर व्रत का पालन करने वाली प्रथम महिला कौन रहती है? तो दाहिर की पत्नी ही रहती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय
सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो कि सिंध का विजेता था। किसका विजित क्षेत्र कौन सा था? सिंध और मुल्तान था। ठीक है, उन्होंने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो हम लोग के पास ऑप्शन है, देखिए, मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न वर्ग के लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, लेकिन जजिया कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा था, स्त्रियों को मुक्त रखा था, अपंगों को और बच्चों को भी मुक्त रखा था इस कर से। ठीक है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में क्या है? ब्राह्मण दिया हुआ है, तो केवल ब्राह्मण ही हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। ठीक है, सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, ठीक है, तो ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अच्छा, ठीक है, जजिया कर बोल रहे, जजिया कर का मतलब क्या होता है? जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपको ये कर नहीं देना होगा, यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको ये कर देना होगा। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था ये। ठीक है, आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया। तो जजिया कर को किसने खत्म किया? तो अकबर ने खत्म किया। कब? 450 साल पहले। और यह कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो ठीक है, हम लोग इसको देख लिए। नेक्स्ट है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यह यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। ठीक है, तो किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर माना जाता है? हम लोग के पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है। मनुस्मृति है, रामायण है, पृथ्वीराज रासो और राजतरंगिणी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदई। तो अब पूछा जाएगा यदि कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, तो चंद्रबरदई लेखक है। ठीक है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है, इसी तो जो युद्ध है, इसी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदई था, इसीलिए उसके युद्ध से संबंध में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है और वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं और इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना भी मिलती है। ठीक है, इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना भी मिलती है। फिर देखते हैं, कलहन ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। कलहन ने कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है? तो राजतरंगिणी में लिखा है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? कलहन। और यदि पूछा जाता है कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है, तो राजतरंगिणी में लिखा गया है। ठीक है, और बिल्हन की प्रमुख पुस्तक क्या है? तो विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित ये किसका पुस्तक है? तो बिल्हन का पुस्तक है। और जबकि जयानक का पुस्तक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय की रचना की। ठीक है, पृथ्वीराज विजय किसका पुस्तक है? तो ये जयानक का पुस्तक है। तो इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग 3-4 क्वेश्चन कवर करते हुए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे कि ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? ढिल्लिका को दिल्ली कहा जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है देखिए, चौहानों ने, परमारों ने, तोमरों ने और प्रतिहारों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, तोमरों ने की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए इसका डिटेल जान लेते हैं पहले कि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो दिल्ली का संस्थापक किसको बताया गया है, तो अनंगपाल को बताया गया है। किस पे बताया गया है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में बताया गया। किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई की रचना है। ऐसा माना जाता है कि उसने लालकोट का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये लालकोट कहाँ है, तो ये दिल्ली से शायद 180 किलोमीटर ना कितना दूर पड़ता है, वही लालकोट है। ठीक है, और लोह स्तंभ दिल्ली लाया गया था। और लोहे का स्तंभ कहाँ लाया गया था, तो दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तोमर वंश का शासनकाल कितना से कितना, 900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर किया गया था, जिसका समय 1170 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया। हमारा ऑप्शन देखिए क्या है, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा सांगा या राणा हमीर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। यही था जिसने कि विजय स्तंभ टावर का निर्माण करवाया था। चलिए डिटेल देखते हैं। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। तो ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप पर सन 1440 से 48 के मध्य बनवाया था। ठीक है, तो किसने, राणा कुंभा ने बनाया था। कब बनाया था, जबकि महमूद खिलजी के साथ उसका लड़ाई होता है और जीत जाता है। ठीक है, महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। ठीक है, तो भारत पर पहली बार आक्रमण ने किया था, तो अरबों ने किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। शुरू में ही बताएं कि ईरान का प्रांतपति कौन था उस वक्त, अल हज्जाज था। ठीक है, उसी का सेनापति और दामाद था। और हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और हज्जाज ने ही भेजा था कासिम को आक्रमण करने के लिए भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, अभी तुरंत हम लोग पढ़ लिए। वभूति नहीं होगा, जयदेव भी नहीं है, वानवट भी नहीं है, क्या हो जाएगा, डी, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, राजराज प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम नहीं, ये राजेंद्र द्वितीय होगा। और नेक्स्ट हो जाएगा क्या, विक्रम चौल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी 1014 ईस्वी में चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कब बैठा, तो चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी तिरुवालंगाडु एवं करंदाई अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, तो कौन से अभिलेखों से उसके बारे में जानकारी मिलता है, तो करंदाई अभिलेख से मिलता है और तिरुवालंगाडु से मिलता है। ठीक है, अपने विजय अभियान के आरंभ में उसने पश्चिम चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, उसके बाद लगभग 1017 ईस्वी में श्रीलंका, जिसको कि पहले क्या बोला जाता था, सिंहल, ठीक है, राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहां के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण
सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, किस राज्य को अधिकार में कर लिया था? तो सिंहल राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था। श्रीलंका को विजित कर राजेंद्र ने पांड्य तथा चेरों को परास्त किया। पहले श्रीलंका को विजित किया, फिर बाद में क्या किया? पांड्यों तथा चेरों को भी परास्त किया। ठीक है, उसने गंगे कोंडचोल, ठीक है, क्या नाम है? देखिए, गंगे कोंडचोल, वीर राजेंद्र, और क्या नाम है? देखिए, मूडी गोंडचोल। क्या पढ़ेंगे? देखिए, मूडी गोंडचोल आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये सभी उपाधि सभी हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गंगे कोंडचोल, वीर राजेंद्र, मूडी गोंडचोल, ठीक है, उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा था? ठीक है, वर्ष 1100 ईस्वी में बड़ा निर्मित मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है, वो कौन सा था? उसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज या मुक्तेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और ये क्या है? जो भुवनेश्वर का एक मुख्य मंदिर है और प्राचीनतम में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है और इसे ललाटे डुकेसरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। और इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो ललाटेडु केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना, किंतु उसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ठीक है, ये बना कब? 1090 से 1104 में बना है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है 1400 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में मिलता है। इस मंदिर का वर्णन किसमें? 6वीं शताब्दी के लेखों में मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। खाता हूँ मैं ककरी, पालता हूँ मैं बकरी, खाता हूँ मैं ककरी, पालता हूँ मैं बकरी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो छोड़ दूंगा आपके पीछे मकरी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।